हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज हम लोग छठी मूवी की बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर सीरीज़ में, और उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। और मेरा रिकमेंडेशन इस मूवी के लिए भी एज़ यूजुअल मस्ट वॉच है, बहुत ही अच्छी मूवी है। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ तो ये छठा साल है हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स में, और उसको इस साल एक बुक मिलती है जो किसी हाफ ब्लड प्रिंस को बिलोंग करती है। और इस साल हैरी वोल्डेमॉर्ट के पास्ट के बारे में बहुत कुछ सीखता है। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोगों से 2-3 बातें कर लेता हूँ। पहली तो ये कि अब तक स्नेप का कैरेक्टर पूरी सीरीज़ में बहुत ही मिस्टीरियस सा रहता है। ये मैंने आप लोगों को अब तक नहीं बताया था। वैसे जिन्होंने पहली 5 मूवीज़ देखी हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि स्नेप का कैरेक्टर बहुत ही रहस्यमय सा है। वो चीज़ इस वाली मूवी में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, पर पूरी तरह से नहीं। दूसरी बात, प्रोफेसी एक्चुअली थी क्या 5th पार्ट की, वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को नॉवल के हिसाब से। तो ये प्रोफेसी की थी प्रोफेसर सिबिल ट्रेलॉनी ने जब वो पहली बार मिली थी डम्बलडोर से। डम्बलडोर एक्चुअली डिविनेशन के लिए टीचर ढूंढ रहे थे, तो वो ट्रेलॉनी का इंटरव्यू लेने गए थे हॉग्स पब में, जो कि हॉग्समीड में स्थित है। अब एक्चुअली होता क्या था कि ट्रेलॉनी को काइंड ऑफ दौरे आते थे जिसमें वो एक ट्रांस में चली जाती थी, और जो भी भविष्यवाणी वो करती थी वो बिल्कुल सच होती थी। तब इंटरव्यू के दौरान वो ट्रांस में चली गई और उन्होंने कहा कि वोल्डेमॉर्ट को मारने वाला पैदा होने वाला है, और वो 7वें महीने यानी कि जुलाई मंथ के एंड में होगा, और उसके माता पिता वो होंगे जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट का ऑलरेडी 3 बार सामना कर लिया होगा लेकिन बच गए होंगे। और उसको डार्क लॉर्ड यानी कि वोल्डेमॉर्ट खुद मार्क करेगा अपने इक्वल के जैसे, और उसके पास ऐसी शक्ति होगी जिसका पता डार्क लॉर्ड को नहीं होगा, और किसी एक को मरना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ जिंदा कभी नहीं रह सकते, क्योंकि एक मरेगा तभी दूसरा सरवाइव कर पाएगा। अब एक्चुअली ये प्रोफेसी 2 बच्चे फुलफिल करते थे, एक तो ऑब्वियसली हैरी पॉटर और दूसरा नेविल लॉन्गबॉटम। ये दोनों ही जुलाई के एंड में बॉर्न हुए थे, और दोनों के ही पेरेंट्स 3 बार वोल्डेमॉर्ट का सामना कर चुके थे। और ये प्रोफेसी स्नेप ने सुन ली थी चुपके से हॉग्स पब के बाहर। वो एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट का वफादार था और उसने तुरंत जाके सारी बातें वोल्डेमॉर्ट को बता दी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, स्नेप ने पूरी प्रोफेसी नहीं सुनी थी, उसने आधी प्रोफेसी सुनी थी, क्योंकि भविष्यवाणी में खुद लिखा है कि वोल्डेमॉर्ट खुद अपने मारने वाले को चूज़ करेगा या मार्क करेगा एज हिज इक्वल। और यही हुआ, वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर को मारने का सोचा और उसे मार्क कर दिया, और लिली पॉटर के प्यार ने उसे बचा लिया। अब वोल्डेमॉर्ट उस भविष्यवाणी के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? उसे लग रहा था कि शायद भविष्यवाणी में उस लड़के को मारने का तरीका भी बताया है, इसलिए उसे वो प्रोफेसी चाहिए थी। तो उसके हाथ भविष्यवाणी लगती या नहीं लगती, उससे फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें मारने का तरीका कुछ भी नहीं बताया गया था। और हैरी पॉटर ऐसे द चोजन वन बन गया, यानी कि सिर्फ वही है जो वोल्डेमॉर्ट को हरा सकता है, इसलिए वो इतना फेमस है जादू की दुनिया में। अब सवाल यह आता है कि अगर स्नेप वोल्डेमॉर्ट का वफादार है तो डम्बलडोर उस पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? ये राज आप लोगों को अगली मूवी के रिव्यू में बताया जाएगा। खैर, ये मूवी बेस्ड है सेम नाम की नॉवल पर जिसे लिखा था J.K. रॉलिंग ने, और नॉवल आई थी 2005 में। ये सबसे महंगी फिल्म रही है हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की। इसका एस्टिमेटेड बजट रहा है प्रोडक्शन का $250 मिलियन। इसमें भी एक्चुअली लफड़े हैं हॉलीवुड अकाउंटिंग वाले। हॉलीवुड अकाउंटिंग क्या होता है ये जानने के लिए पिछली मूवी का रिव्यू देखिए। एनीवे, ये मूवी 2009 की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी, और इसने $934 मिलियन का बिजनेस किया था उस साल। उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी अवतार, जिसने $2.75 बिलियन के आसपास का बिजनेस किया था। और थर्ड पर थी आइस एज वाली मूवी सीरीज़ का 3rd पार्ट, जिसका नाम था डॉन ऑफ द डायनासोर्स, और उसने $887 मिलियन के लगभग का बिजनेस किया था। आइस एज वाली मूवीज़ एनिमेटेड मूवीज़ थी, और ये मूवीज़ आइस एज वाली बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। एनीवे, इस मूवी ने भी ढेर सारे अवार्ड जीते थे। खैर, आइए अब सीधा कहानी शुरू करते हैं।
तो मूवी शुरू होती है लंदन ब्रिज के तबाह होने से। सब जगह खलबली मची हुई है जब से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ गए हैं। इसमें नहीं दिखाया है लेकिन नॉवल में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के हेड और मुगल प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के आपस में मुलाकात करते हैं और जादू के मंत्री सब कुछ बता देते हैं मगलुओं के मंत्री को कि ऐसे ऐसे वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। इसके बाद दिखाते हैं कि ड्रेको मैलफॉय को कोई स्पेशल मिशन दिया गया है वोल्डेमॉर्ट द्वारा। वो काम वैसे तो लूसियस मैलफॉय को मिलना था, लेकिन 5th पार्ट में उसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया है अज़्काबान में। वो लास्ट में जो डेथ ईटर्स के साथ फाइट हुई थी ना ऑरर्स की, उसमें वो पकड़ा गया था। तो ड्रेको की माँ जिसका नाम है नार्सिसा मैलफॉय, वो स्नेप को बुलाती है और वहाँ पर बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज भी है। नार्सिसा मैलफॉय का किरदार निभाया हेलन मैकरोरी ने और बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज का हेलेना बोनहम कार्टर ने। अच्छा, एक और दुखी वाली बात, लास्ट पार्ट में बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने सीरियस ब्लैक का मर्डर कर दिया था। सो हैरी पॉटर के गॉडफादर अब नहीं रहे। और सबसे हैरानी वाली बात, बेलेट्रिक्स एक्चुअली में सीरियस ब्लैक की कजिन है। तो हैरी पॉटर बहुत दुखी हुआ था लास्ट पार्ट के एंड में। एनीवे, नार्सिसा मैलफॉय बहुत ही परेशान है क्योंकि जो मिशन ड्रेको मैलफॉय को दिया है वोल्डेमॉर्ट ने, वो बहुत ही खतरनाक है। और सबको पता है कि अगर वोल्डेमॉर्ट ने किसी को कोई काम दिया है और अगर दूसरे ने उसे पूरा नहीं किया तो वोल्डेमॉर्ट उसे मार डालता है। इसलिए नार्सिसा मैलफॉय स्नेप को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है कि वो अनब्रेकेबल वाव बनाए नार्सिसा के साथ। हिंदी में मतलब ना तोड़ने वाली कसम। तो एक्चुअली जादू की दुनिया में अगर किसी ने अनब्रेकेबल वाव को तोड़ा तो उसकी मौत हो जाएगी। नार्सिसा के टर्म्स कसम के लिए रहते हैं। पहला रहता है कि स्नेप ड्रेको को प्रोटेक्ट करेगा पूरे साल। दूसरा रहता है कि अगर ड्रेको वो काम पूरा नहीं कर पाया जो वोल्डेमॉर्ट ने दिया है तो फिर स्नेप उसे पूरा करेगा। और बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज वो नहीं तोड़ने वाली कसम का जादू करती है स्नेप और नार्सिसा के बीच में। इधर हैरी को डम्बलडोर लेने आते हैं लंदन में और पहली बार एपरेशन के थ्रू हैरी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एपरेशन काइंड ऑफ टेलीपोर्टेशन है जादू की दुनिया में, लेकिन इसको बहुत संभाल के करना पड़ता है। उसकी क्लासेस भी इस साल होंगी इन लोगों की स्कूल में। डम्बलडोर हैरी को लेके जाते हैं एक प्रोफेसर के पास जिनका नाम है होरेस लंघॉर्न, और डम्बलडोर चाहते हैं कि किसी तरह होरेस इस साल हॉगवर्ट्स में पढ़ाने आ जाए, तो उन्हीं को मनाने जाते हैं। होरेस फिर हैरी पॉटर से मिलके बहुत खुश होता है और स्कूल आने के लिए राज़ी हो जाता है। होरेस को एक्चुअली ऐसा प्रोफेसर दिखाया है जो फेमस पीपल या पर्सनैलिटीज़ से, या जो बहुत ही अमीर हैं जादू की दुनिया में, उन सब से वो जान पहचान अलग से बना के रखता है। इसलिए जब हैरी पॉटर से वो मिलता है तो वो स्कूल में वापस प्रोफेसरशिप के लिए मान जाता है। एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट के डर से होरेस आना नहीं चाहता था स्कूल में पढ़ाने। इसके बाद हैरी को डम्बलडोर रॉन के घर छोड़ देते हैं। अगले दिन वो लोग सब डायगोन एली जाते हैं और वहाँ पर ये लोग ड्रेको मैलफॉय और उसकी माँ नार्सिसा मैलफॉय को देखते हैं और वो लोग नॉक्टर्न एली जा रहे होते हैं। सब लोग बोले तो हैरी, रॉन और हरमाइनी। तो ये तीनों उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो दोनों कुछ डेथ ईटर से मिल रहे हैं। इसके बाद सीधा हॉगवर्ट्स ट्रेन का सीन आ जाता है और हैरी कन्विंस्ड है कि ड्रेको अब एक डेथ ईटर बन चुका है, पर रॉन और हरमाइनी उसकी बात नहीं मानते हैं। हैरी फिर मैलफॉय के ट्रेन वाले कंपार्टमेंट में इनविजिबिलिटी क्लोक पहन के घुस जाता है, अदृश्य चोगा पहन के, लेकिन ड्रेको ये बात पकड़ लेता है। जब ये लोग हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं तब ड्रेको हैरी को पेट्रिफिकेशन मंत्र से फ्रीज कर देता है। ट्रेन वापस जाने ही वाली होती है कि तभी ल्यूना लवगुड हैरी को ढूंढ लेती है और उसे अनफ्रीज कर देती है। खैर, स्कूल शुरू होता है और इस साल से इन लोगों की न्यूट एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू होती है। सो एक्चुअली इन लोगों का 5th ईयर में आउल एग्ज़ाम्स हुए थे, यानी कि ऑर्डिनरी विजार्डिंग लेवल्स एग्ज़ाम्स, OWLs। इसमें जो ग्रेड इन लोगों को मिलते हैं हर सब्जेक्ट में, उसके बेसिस पर ही ये लोग अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं न्यूट्स के लिए। न्यूट्स का फुल फॉर्म है नास्टली एग्जॉस्टिंग विजार्डिंग टेस्ट्स। सो जैसे किसी को ऑरर बनना है तो उसे एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग या एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन वाले ग्रेड्स मिले होने चाहिए। तो हैरी को मिला होता है आउटस्टैंडिंग डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में,
एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस उसे मिला होता है पोशन में, चार्म्स में, हर्बोलॉजी में, केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स में और ट्रांसफिग्रेशन में। और एक्सेप्टेबल उसे मिला है एस्ट्रोनॉमी में, पुअर मिला है डिविनेशन में और ड्रेडफुल मिला है हिस्ट्री ऑफ मैजिक में। लेकिन स्नेप जब तक पोशंस का टीचर था उसका कहना था कि वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग ग्रेड वाले स्टूडेंट्स ही एक्सेप्ट करेगा ऑरर वाले स्पेशलाइजेशन के लिए। लेकिन इस साल पोशंस के टीचर हैं होरेस लगॉन और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर है स्नेप। ये न्यूट वाला कोर्स 2 साल का होता है, यानी कि 6th और 7th ईयर, और इसके एग्ज़ाम 7th ईयर के एंड में होते हैं, जिसके बेसिस पर पास आउट स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में। और लास्ट पार्ट में आप लोगों को याद ही होगा कि क्या हाल हुआ था डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स वाले प्रोफेसर का, यानी कि डोलोरस अम्ब्रिज का। उसको सेंटोर्ड्स ने मार दिया था, मतलब मर्डर नहीं किया था लेकिन खूब मारपीट दिया था। अब देखते हैं स्नेप का क्या होगा। एनीवे, हैरी और रॉन का फ्री पीरियड है और दोनों कॉरिडोर में खड़े होकर मस्ती कर रहे होते हैं। तो प्रोफेसर मैगोनागल इन दोनों को देख लेती है और बोलती है कि तुम पोशंस वाली क्लास में क्यों नहीं हो। तो हैरी कहता है कि स्नेप ने मना किया है कि वो एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस वाले स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैगोनागल बताती है कि होरेस का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, सो रॉन और हैरी दोनों को क्लास में जाना चाहिए। फिर दोनों क्लास पहुंचते हैं। वहाँ होरेस कहता है कि तुम दोनों की बुक्स कहाँ हैं, तो वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने परचेज ही नहीं की। तब होरेस कहता है कि क्लास की अलमारी में देख लो, वहाँ कुछ पुरानी किताबें पड़ी होंगी। तो दोनों जाते हैं और देखते हैं कि एक नई बुक पड़ी है और एक बहुत ही पुरानी बुक। हैरी और रॉन झगड़ते हैं नई बुक के लिए, लेकिन हैरी के हाथ पुरानी बुक लगती है। उसको जब हैरी खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है कि दिस बुक इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हाफ ब्लड प्रिंस, यानी कि ये बुक बिलोंग करती है हाफ ब्लड प्रिंस को। फिर क्लास शुरू होती है और होरेस पहला टास्क देता है स्टूडेंट्स को डेथ पोशन बनाने का, यानी कि उस पोशन को कोई भी पिएगा तो या उस पोशन में कुछ भी डाला जाएगा लिविंग थिंग तो वो मर जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हरमायनी हर क्लास में आगे रहती है, तो जब पोशन बनाने की बारी आती है तो उसकी पूरी रेसिपी बुक में लिखी होती है। लेकिन हैरी के पास जो बुक होती है उसमें अलग से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं रेसिपी के। तो हैरी उनको फॉलो करता है और उसका पोशन एकदम सही बनता है और हरमायनी का पोशन ढंग से बन ही नहीं पाता है। तो होरेस को लगता है कि हैरी बहुत एक्सपर्ट है पोशन वाले सब्जेक्ट में। एनीवे, होरेस फिर अवार्ड के तौर पर हैरी को लिक्विड लक वाला पोशन देता है, जो कि आगे हैरी के बहुत काम आएगा। इसके बाद और भी क्लासेस होती हैं। अब इस साल हैरी की स्पेशल क्लासेस डम्बलडोर के साथ भी हो रही हैं। उसमें डम्बलडोर हैरी को बुला के पेंसिव में स्टोर्ड मेमोरीज दिखा रहा है, यानी कि यादें दिखा रहा है, और वो भी टॉम रिडल की, यानी कि वोल्डेमॉर्ट की। पेंसिव आप लोगों को याद ही होगा 4th पार्ट से। तो एक्चुअली में नॉवल में बहुत ही अच्छे से वोल्डेमॉर्ट का पास्ट डिस्कवर किया गया है। इस मूवी में उससे रिलेटेड कुछ खास नहीं दिखाया गया है। बस एक यही ड्रॉबैक है इस मूवी का, इसमें हैरी और रॉन और हरमायनी की लव लाइफ पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया है। खैर, पहली मेमोरी में डम्बलडोर हैरी को दिखाते हैं जब वो पहली बार 11 साल के टॉम रिडल से मिले थे, और उसमें दिखाते हैं कि टॉम एक अनाथ आश्रम में रहता है और वो जादू कर सकता है, और टॉम बताता है कि वो सांपों से भी बात कर सकता है, और डम्बलडोर उसे हॉगवर्ट्स में एडमिशन के लिए ले जाने आए थे। इसके बाद सीधा क्विडिच मैच के ट्रायल्स दिखाते हैं जिसमें रॉन कीपर सिलेक्ट हो जाता है। नॉवेल्स में एक्चुअली रॉन 5th ईयर से ही क्विडिच ज्वाइन कर लेता है, बट इसमें 6th ईयर से दिखा रहे हैं। उसके बाद रॉन लेवेंडर ब्राउन को डेट करने लग जाता है, जिससे हरमायनी को बहुत जलन होती है। हैरी हरमायनी को कंसोल करता है। इधर हैरी की भी फीलिंग्स जिनी वीजली यानी कि रॉन की बहन के लिए जाग रही हैं। इसके बाद एक आध ऐसे ही पार्टी होती है, होरेस लगॉन जिसका होस्ट होता है। फिर क्रिसमस दिखाते हैं जहाँ पर हैरी रॉन के घर क्रिसमस मनाने गया हुआ है। वहाँ वो रॉन के फादर से कहता है कि ड्रेको डेथ ईटर बन चुका है, और उसे उन्होंने नॉक्टर्न एली की एक शॉप में देखा था जिसका नाम था बोर्गिन एंड बर्ग्स। तब आर्थर वीजली बताते हैं कि बोर्गिन एंड बर्ग्स में एक वैनिशिंग कैबिनेट है। अब ये वैनिशिंग कैबिनेट क्या होता है? तो एक्चुअली ये 2 कैबिनेट्स होते हैं, या यूँ कह लीजिए अलमारिया टाइप से होती है। एक पार्ट तो है बोर्गिन एंड बर्ग्स में और दूसरा कहाँ है किसी को पता नहीं।
तो ये अलमारी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है। सो बोर्गिन एंड बर्ग्स वाले कैबिनेट में जो भी जाएगा उसके अंदर, वो दूसरा कैबिनेट जहाँ कहीं भी होगा वो उस कैबिनेट से बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली डंबलडोर ने पूरे स्कूल को वोल्डेमॉर्ट और उसके साथियों से प्रोटेक्ट करने के लिए सारे आने जाने के रास्ते बंद कर रखे हैं, ताकि कोई भी वहाँ एपरेशन के थ्रू आसानी से आ जा ना सके, या फिर पोर्ट की या फ्लू नेटवर्क के थ्रू भी कोई आ जा नहीं सकता हॉगवर्ट्स के अंदर बाहर। इसके बाद रॉन के घर पर 2 डेथ ईटर्स हमला कर देते हैं, फेनरिर ग्रेबैक और बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज। फेनरिर ग्रेबैक वही डेथ ईटर है जिसने रीमस ल्यूपिन को वेयरवुल्फ बनाया था उसे काट के। एनीवे फिर ये लोग स्कूल वापस आते हैं। हरमाइनी ने बहुत कोशिश कर ली है बट उसे हाफ ब्लड प्रिंस कौन है उसका पता नहीं चल पा रहा है, और हैरी उस बुक से ऑब्सेस्ड होता जा रहा है। वो दिन रात उसी बुक को अपने साथ लेकर घूमता रहता है। उसमें एक्चुअली पोशंस की रेसिपीज़ में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ और भी बहुत कुछ मेंशन्ड है, जैसे कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्पेल्स जो कि ड्यूएल में हैरी के काम आ सकते हैं। इसलिए हरमाइनी हैरी को हमेशा डांटती रहती है कि उसे वो बुक छोड़ देनी चाहिए। खैर इसके बाद ये लोग हॉग्समीड से आ रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि केटी बेल नाम की एक स्टूडेंट अचानक से हवा में उड़ने लग जाती है, फिर धड़ाम से आके नीचे ज़मीन पर गिरती है। उससे पहले एक्चुअली हैरी ने हॉग्समीड के एक पब में नोटिस कर लिया था कि ड्रेको ने केटी बेल को एक नेकलेस दिया था। उसी नेकलेस के कारण केटी के साथ ऐसा हुआ। एक्चुअली मूवी में दिखाया है कि हैरी इस साल ड्रेको से भी बहुत ऑब्सेस्ड है और उसकी हर चाल और हर हरकत पर नज़र रख रहा है। इसके बाद पता चलता है कि उस नेकलेस पर किसी ने कर्ज कर दिया था, जिसके कारण केटी बेल के साथ ऐसा हुआ। सो एक्चुअली नॉवल में बहुत सारी मेमोरीज वोल्डेमॉर्ट के डंबलडोर हैरी को दिखाते हैं, जो पता नहीं डंबलडोर ने कहाँ से इकट्ठी की हुई थी। उसमें वोल्डेमॉर्ट के स्कूल के दिनों से लेके उसके स्कूल के बाद के दिनों का भी जिक्र है नॉवेल्स में। सो फिर से कहता हूँ कि हो सके तो नॉवल ज़रूर पढ़िएगा, तो उन मेमोरी से काफ़ी कुछ पता चलता है हैरी को। अब डंबलडोर हैरी को एक मेमोरी दिखाते हैं जिसमें टॉम रिडल किसी पर्टिकुलर जादू के बारे में होरेस लगॉन से पूछ रहा है, लेकिन वो मेमोरी करप्ट है। तब फिर डंबलडोर हैरी को कहता है कि सिर्फ हैरी ही है जो होरेस से वो मेमोरी प्रॉपरली निकलवा सकता है। हैरी बहुत ट्राई करता है लेकिन होरेस इस बात को भाप जाता है और वो हैरी को डांट देता है और उससे बात करना बंद कर देता है। लेकिन एक दिन किसी ने लव पोशन से लैस चॉकलेट्स हैरी के नाम पर भेजी होती हैं, लेकिन वो चॉकलेट्स रॉन खा जाता है। हैरी को जब ये बात पता चलती है तो वो उसके काउंटर पोशन के लिए होरेस के पास जाता है। फिर रॉन उस पोशन को पी के ठीक हो जाता है। उसके बाद होरेस एक वाइन की बोतल खोलता है और हैरी और रॉन दोनों को एक एक ग्लास वाइन का देता है। रॉन जैसे ही उसको पीता है उसके मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, लेकिन हैरी तुरंत रॉन का मुंह खोल के उसको कुछ खिला देता है जिससे रॉन ठीक हो जाता है। तो एक्चुअली वो बोतल होरेस को डंबलडोर ने दी थी और डंबलडोर को किसी और ने। सिमिलरली केटी बेल भी हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाती है और हैरी उससे पूछता है कि वो नेकलेस उसे किसने दिया था और किसके लिए दिया था। तो वो बताती है कि वो नेकलेस डंबलडोर के लिए था और ड्रेको ने उसे दिया था। फिर हैरी ड्रेको के पीछे भागता है और दोनों में फिर लड़ाई छिड़ जाती है स्कूल के बाथरूम में। ड्यूएल के दौरान हैरी एक स्पेल यूज़ करता है जो कि उस हाफ ब्लड प्रिंस वाली बुक में मेंशन होता है। वो ड्रेको को लग जाता है और ड्रेको बुरी तरह घायल हो जाता है। स्पेल होता है सेप्टम सेम्प्रा। स्नेप तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और वो ड्रेको को जैसे तैसे बचा लेता है। हैरी को डर लगता है कि वो बुक बहुत ख़तरनाक है और जीनी के कहने पर वो उसे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में छिपा देता है और यहाँ पर पहली बार हैरी और जीनी का किस होता है। इसके बाद हैरी को लगता है कि ऐसे बात नहीं बन रही है क्योंकि होरेस अपनी मेमोरी इतनी आसानी से नहीं देंगे। तो फिर हैरी वो लिक्विड लक वाला पोशन पी लेता है और हैग्रिड के पास चला जाता है। तभी रास्ते में उसे होरेस मिलता है। फिर वो दोनों हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड वो सेकंड पार्ट में जो मकड़ी थी ना उसके मरने का दुख मना रहा होता है। इसके बाद होरेस और हैग्रिड सब बैठ के दारू पीते हैं और हैरी फिर होरेस को समझाता है कि सिर्फ वही है जो वोल्डेमॉर्ट को हरा सकता है। और होरेस हैरी की मॉम के बारे में बात करता है कि वो एज ए स्टूडेंट कैसी थी। तो हैरी कहता है कि उसकी
माँ ने उसके लिए जान दे दी थी, तो फिर होरेस एक मेमोरी नहीं दे सकते हैं। अल्टीमेटली होरेस हैरी को वो मेमोरी दे देता है। उसे फिर हैरी तुरंत डंबलडोर के पास ले जाता है और उस मेमोरी में देखते हैं कि टॉम रिडल होरेस से हॉर्क्रक्स नाम के जादू के बारे में पूछता है। अब ये पार्ट ध्यान से समझिए। सो हॉर्क्रक्स होता क्या है? हॉर्क्रक्स कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग हो सकता है। हॉर्क्रक्स में एक्चुअली किसी पर्सन के सोल का एक फ्रेगमेंट स्टोर किया जा सकता है, यानी कि आत्मा का एक भाग। ये किया जाता है ताकि वो पर्सन अमर रह सके, यानी कि अगर उस आदमी का शरीर नष्ट भी हो जाए तब भी वो आदमी हॉर्क्रक्स के ज़रिए इस दुनिया में वापस आ सकता है। और एक हॉर्क्रक्स को बनाने के लिए उस आदमी को किसी का मर्डर करना पड़ेगा ताकि उस आदमी की खुद की आत्मा टुकड़ों में बट जाए, यानी कि टीयर अपार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक स्पेल के थ्रू और एक हॉरिफिक एक्ट, यानी कि कोई बहुत भयानक काम के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हॉर्क्रक्स बना दिया जाता है। जनरली हॉरिफिक एक्ट कहते हैं कि जिस आदमी का मर्डर किया है उसका थोड़ा सा पार्ट खाना पड़ता है। ये ऐसे अफवाह है पर पता नहीं कितना सच है। अच्छा, अब उस ऑब्जेक्ट में किसी की आत्मा स्टोर है तो उसे बहुत संभाल के भी रखा जाएगा ताकि उसको कोई भी नष्ट ना कर सके। तो वोल्डेमॉर्ट पूरे प्रिकॉशंस लेता है हर ऑब्जेक्ट को स्पेशल तरीके से छुपाने का। और हाँ, हॉर्क्रक्स कोई आम स्पेल या आग, पानी या हथियार से नष्ट नहीं हो सकता। उसे नष्ट भी कोई बहुत ही रेयर वेपन या कोई बहुत ही एडवांस या स्पेशल वेपन ही कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया, तो एक्चुअली डंबलडोर का एक हाथ पूरी मूवी में डिस्ट्रॉयड दिखाया गया है, यानी कि उनका एक हाथ जा चुका है। हैरी पूछता भी है कि क्या हुआ, बट डंबलडोर बताते नहीं है। अब डंबलडोर कहता है कि जहाँ तक उसे पता है वोल्डेमॉर्ट ने 7 हॉर्क्रक्सेस बनाए हैं। एक तो हैरी ने सेकंड पार्ट में नष्ट कर दिया था, जो कि वो डायरी थी। एक हॉर्क्रक्स डंबलडोर ऑलरेडी नष्ट कर चुके हैं, जो कि एक रिंग थी। अब बाकी हॉर्क्रक्सेस हैरी को ढूंढने हैं और उसे नष्ट करने हैं। सो एक्चुअली नॉवल में जितनी भी वोल्डेमॉर्ट की मेमोरीज हैरी विजिट करता है उनमें सभी हॉर्क्रक्सेस के ढूंढने के क्लूज हैं। एनीवे, फिर डंबलडोर बोलता है कि उन्हें एक और हॉर्क्रक्स का पता चला है और हैरी को डंबलडोर के साथ जाना पड़ेगा ताकि वो दोनों मिलके उस हॉर्क्रक्स को नष्ट कर सकें। अब आप लोग मूवी देखिए, क्या है वो 7 हॉर्क्रक्सेस? क्या डंबलडोर और हैरी एक और हॉर्क्रक्स ढूंढकर उसे नष्ट कर पाएंगे? हाफ ब्लड प्रिंस कौन है असल में, और ड्रेको को ऐसा क्या काम दिया गया है, और डंबलडोर को वो वाइन और नेकलेस देके कौन मारना चाहता है? क्या ड्रेको अपना मिशन पूरा कर पाएगा, और क्या ड्रेको वाकई में एक डेथ ईटर बन गया है, और वो वैनिशिंग कैबिनेट का क्या चक्कर है? तो चलो ये वाला बता देता हूँ, वैनिशिंग कैबिनेट वाला। तो जब हैरी और डंबलडोर उस हॉर्क्रक्स को ढूंढकर स्कूल वापस आते हैं तो देखते हैं कि डेथ ईटर्स ने स्कूल पर हमला बोल दिया है। एक्चुअली में उस वैनिशिंग कैबिनेट का दूसरा पार्ट रूम ऑफ रिक्वायरमेंट्स में रखा हुआ था, जो कि ख़राब था। उसे ही पूरे साल ड्रेको रिपेयर कर रहा था। उसी के थ्रू बोर्गिन और बर्क्स में रखे हुए वैनिशिंग कैबिनेट से बहुत सारे डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। एनीवे, स्नेप का क्या होता है इस मूवी में, यही सब जानने के लिए आप लोग मूवी देखिए। बहुत सारे खुलासे होंगे इस मूवी के एंड में। खैर, प्रोडक्शन की बात करते हैं। फिर से बहुत सारे डायरेक्टर्स को अप्रोच किया गया था इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। अल्फोंसो क्वारान, जो कि 3rd मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। गिलर्मो डेल टोरो ने फिर से मना कर दिया क्योंकि उनको हेलबॉय 2 वाली मूवी डायरेक्ट करनी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले टेरी गिलियम जेके रावलिंग की पहली चॉइस थी फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन उनको फर्स्ट फिल्म के लिए नहीं लिया गया था। तो फिर जब टेरी गिलियम के पास इस मूवी का ऑफ़र आया तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें पहली फिल्म के लिए मना करके अच्छा नहीं किया था, इसलिए वो ये मूवी डायरेक्ट नहीं करेंगे। फिर डेविड येट्स को वापस अप्रोच किया गया इस मूवी के लिए और उन्होंने हाँ कह दी। सिमिलरली डैनियल रेडक्लिफ, रूपर्ट ग्रिंट और एमा वॉटसन वापस नहीं आना चाहते थे इस मूवी के लिए, बट फिर ये तीनों मान गए अल्टीमेटली। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की।
मस्ट 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 वॉच है मेरी तरफ से। रीजंस आप लोगों को पता ही है। ऑसम मूवी है ये भी बाकी मूवीज़ की तरह। बस एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी इस मूवी की, वो ये कि वोल्डेमॉर्ट का पास्ट अच्छे से दिखाना चाहिए था मूवी में, तो और इंटरेस्टिंग हो जाती ये मूवी। एनीवे आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि इस मूवी में जिसने टॉम रिडल यानी कि यंग वोल्डेमॉर्ट का किरदार निभाया है उनका नाम है हीरो फियंस स्टीफन, और उनके अंकल रैल्फ फियंस ने वोल्डेमॉर्ट का किरदार निभाया है। हीरो रैल्फ की बहन के बेटे हैं। डायरेक्टर डेविड येट्स का कहना है कि उन्होंने इसलिए हीरो को नहीं लिया कि वो रैल्फ के भांजे हैं, बल्कि इसलिए लिया क्योंकि एक जो डार्क क्वालिटी चाहिए इस रोल के लिए वो हीरो में दिखी थी उन्हें। दूसरा फैक्ट ये है कि डैनियल रैडक्लिफ का कहना है कि उनको खुद की परफॉर्मेंस बाकी हैरी पॉटर मूवीज़ के मुकाबले इसमें सबसे बेकार लगी। उनका ये कहना है कि वो काफ़ी सारे सीन्स में पिए हुए थे और वो उस वक्त शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड फैक्ट यह है कि लेवेंडर ब्राउन के किरदार के लिए 7000 से ज़्यादा लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था, लेकिन फिर एमा वॉटसन ने जेसिका केव का नाम सजेस्ट किया और उन्हें वो रोल मिल गया, वो भी बिना ऑडिशन के। चौथा फैक्ट यह कि क्रिश्चियन कोल्सन जिन्होंने हैरी पॉटर की सेकंड मूवी में यंग टॉम रिडल का किरदार निभाया था, उन्होंने इस मूवी के लिए भी इंटरेस्ट दिखाया था टॉम रिडल के रोल के लिए, लेकिन फिर डेविड येट्स ने मना कर दिया क्योंकि उनकी एज अराउंड 30 ईयर्स की हो गई थी, तो वो उतने भी यंग नहीं लग रहे थे। पांचवा फैक्ट है कि एक यही हैरी पॉटर की मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। छठा फैक्ट है कि वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन को धमकियां मिली थी जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस मूवी की रिलीज डेट पोस्टपोन करके 2009 कर रहे हैं 2008 से। एक मज़ेदार बात, नॉवेल्स में टोटल वोल्डेमॉर्ट के 6 फ्लैशबैक्स मेंशन्ड है, यानी कि जब डंबलडोर और हैरी वोल्डेमॉर्ट की पास्ट मेमोरीज देखते हैं पेंसिव में, और सभी मेमोरीज एक्चुअल में शूट भी की गई थी, लेकिन फिर डेविड येट्स ने सिर्फ 2 ही सीन्स रखे, इसलिए ये मूवी मेरे 8 मूवीज़ में सबसे बॉटम में है। रोमांस वगैरह दिखाने से अच्छा वोल्डेमॉर्ट के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए था मेरे हिसाब से इस मूवी में। एनीवे IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.6, जिसे रेट किया लगभग 5,73,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन आप लोग को पता ही, मस्ट वॉच है, बहुत ही गजब मूवी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड में, तो ज़रूर देखिएगा इस मूवी को। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।